दोस्तों नमस्कार। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी तक कहा और लोगों से अपील की कि बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी को भी वोट ना करें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर क्यों हैं और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के बीच जो तीखी नोक-झोंक हुई है, जो एक तरह से स्तरहीन टिप्पणियाँ हुई हैं, ओछी टिप्पणियाँ हुई हैं, उसकी वजह से क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकजुटता नामुमकिन हो गई है या कोई और उम्मीद बनी है अभी कुछ बची हुई है। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव में जो इंडिया अलायंस के बनने के बाद हो रहे हैं, अखिलेश यादव को शायद ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कोई सीट उनको मिलेगी, कुछ सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़ाएँगे और कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग में ये बात नहीं बनी और उसके बाद वो तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक और उसकी वजह है, वो है उत्तर प्रदेश की अपनी सियासत। उत्तर प्रदेश में करीब-करीब साढ़े 3 दशक से 1989 से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और बीएसपी, समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं 25 साल तक और अब 2017 से बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। पहली बार तो उनके चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य लीड कर रहे थे। लेकिन 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा थे। बीजेपी चुनाव जीत कर आई और दूसरी बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने आई, करीब-करीब 125 सीटें उसके पास हैं। कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक कभी हुआ करता था 8-9%, 10%, वो सीधे नीचे आकर के 2.25-2.5% रह गया। बीएसपी का वोट परसेंटेज भी डाउन हुआ, 14% पे आकर के बीएसपी रुक गई, जो कभी 20% से नीचे नहीं आई थी। शुरुआती 2-3 चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद 2 दशक तक बीएसपी 20% से ऊपर ही वोट हासिल करती रही, लेकिन पिछली बार वो 13.9% वोट पर आ गई और समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, उसे करीब 36% वोट मिला और इस आधार पर ही अखिलेश यादव ये मानते हैं या उनके जो भी सिपहसालार हैं वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और उसका हक बनता है कि वो बड़े भाई की भूमिका अदा करे। कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, ऐसा वो मान के चलते हैं। लेकिन अजय राय के आने के बाद, हालांकि जब इसके पहले के अध्यक्ष थे अजय लल्लू, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की, लगातार वो सड़क पर रहे, मेहनत की, लेकिन संगठन के स्तर पर वो चीज़ें बदली नहीं और रिजल्ट जो आया वो देख लिया, 2-2.25% वोट मिला। हालांकि अजय कुमार लल्लू की उसमें कोई उस तरह की भूमिका नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसमें एक अलग ही किस्म का नैरेटिव था कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का चुनाव था। इस वजह से भी लोगों ने या तो सपा को चुना या बीजेपी को चुना। लेकिन फिर भी एक पार्टी का अपना बेस वोट होता ही है और अगर बेस वोट को भी अगर वो नहीं हासिल कर सकी है और परफॉर्मेंस एक राष्ट्रीय पार्टी का इतना रसातल को पहुंच जाए तो फिर जवाबदेही बनती ही है। लेकिन खैर वो इशू नहीं है। इशू ये है कि अजय राय के आने के बाद ये कोशिशें हो रही हैं, खास करके प्रदेश स्तर पर या जो भी अजय राय के इर्द गिर्द लोग होंगे,
केंद्रीय स्तर से तो मुझे नहीं जान पड़ता कि वो कांग्रेस को इस तरह से वोकल बनाने की कोशिश करें कि अखिलेश यादव के खिलाफ ही अजय राय ने बोला और बहुत हल्की टिप्पणी की। उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी उतनी ही ओछी किस्म की टिप्पणी की थी अजय राय के लिए। तो खैर वो बात आई गई हो जानी चाहिए थी। अजय राय ने माफ़ी भी मांगी। बावजूद इसके तल्खियाँ कम नहीं हुई। फिर आज़म खां के मुद्दे पर जब अजय राय ने कहा कि हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, तो फिर अखिलेश यादव हमलावर हो गए। जबकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात थी कि रिएक्ट करना चाहिए। बल्कि होना तो ये चाहिए कि सामूहिक रूप से विपक्ष, चाहे आज़म खां का मामला हो या जो भी उत्पीड़न के सवाल हैं उत्तर प्रदेश में, गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी, दलितों की उत्पीड़न, महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल, बढ़ती हुई जो अराजकता है उत्तर प्रदेश में, तमाम हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था डामाडोल है, इन मुद्दों पर तो समूचे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। उसमें ये नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों आज़म खां से मिलने के लिए जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव के इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो कभी अखिलेश यादव को बड़ा सपना दिखाते हैं, तो कभी उनके भीतर डर पैदा करते हैं। अभी डर जो पैदा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोट को हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार होता है कि वो करे। बेहतर तो ये होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आज़म खां से मिल रही है, तो आप आज़म खां से पहले मिलें और उस समाज के बीच में जाएँ, उनके दर्द को और उनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में बात करें, समाज को एकजुट करें। लेकिन ये करने के बजाय अगर सिर्फ़ प्रतीकात्मक विपक्ष खेलेगा कि आज़म खां से वो मिलने गए तो हम उनको 4 बातें कह दें और ये मिलने जा रहे हैं तो उनको 4 बातें कह दें, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ये तल्खियाँ यहाँ तक बढ़ गई हैं कि जब मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग में वो बात नहीं बनी, तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करना शुरू कर दिया कि इंडिया अलायंस होगा कि नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे। हम 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी बता दें कि उसे कितनी सीटों पर लड़ना है। तो कांग्रेस पार्टी को एक तरह से बहुत अंडर एस्टिमेट करना या उसको हिकारत की तरह शब्दों का इस्तेमाल करना, ये अखिलेश यादव ने किया। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और अखिलेश यादव को इस वक्त थोड़ा समझदारी से भी काम लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी उस ढंग से बात करनी चाहिए कि ताकि इंडिया अलायंस बना रहे और मजबूत भी रहे। अगर इसी तरह की टिप्पणियां होती रहेंगी तो ये भी संभावना है कि इंडिया अलायंस बिखर जाए। या जो खामोशी है ज़रा उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। पिछले महीना भर होने को आ रहा है, मायावती बेहद खामोश है। क्या मायावती इस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि उन्हें बड़ा मौका मिल सकता है? अखिलेश यादव अगर इंडिया अलायंस के बाहर जाते हैं तो मायावती, मुझे नहीं लगता है कि फिर और कुछ सोचेंगी कांग्रेस के साथ आने के लिए। वो अच्छी बार्गेनर हैं, अच्छी रणनीतिकार हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। उनकी निष्क्रियता ने और उनके अपने सुस्त पड़े तेवरों ने न सिर्फ दलित समाज को निराश किया है बल्कि उनके अपने राजनीति को भी बहुत कमज़ोर किया है। लेकिन मैं उनकी रणनीति की तारीफ़ करता हूँ कि वो उस मौके का फ़ायदा उठाती हैं। वो बात अलग है कि उस मौके का क्या मतलब है कि जब आप राजनीति को या अपने पूरे उस वजूद को इतना मजबूती के साथ न रख सकें कि आपको सिर्फ बार्गेनिंग करनी पड़े, बल्कि होना तो ये चाहिए कि लोग आपसे आकर के बार्गेनिंग करें। तो खैर ये इशू नहीं है आज के बहस का। मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूँ कि मायावती की खामोशी क्या कह रही है, ज़रा उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं वो मौके की तलाश में है कि अखिलेश यादव रूठ करके कोई ऐसी गलती करें, कुछ तल्खियाँ करके कुछ ऐसी गलती कर जाएं कि वो इंडिया अलायंस के बाहर हो जाए। और अगर बाहर वो होते हैं तो बीएसपी आ सकती है कांग्रेस के साथ और ये जो गठजोड़ होगा वो बेहद मजबूत होगा, क्योंकि एक बड़ा वोटर तैयार हुआ है इस बीच में जो बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना चाहता है। और उसमें
खास करके वो गरीब तबका है, दलित समाज है, मुसलमान है, उसमें वो पिछड़ा समाज भी है, जो बीजेपी को किसी तरीके से नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि उसके आरक्षण के सवाल को, जाति जनगणना के सवाल को, उसके अपने और जो अधिकार हैं, चाहे नौकरी का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का जो बुनियादी सवाल है, उन सवालों को कुचल रही है बीजेपी। इस बात को तो वो जानते ही हैं, इसलिए वो किसी भी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए लामबंद होंगे। और अगर यहाँ पर अखिलेश यादव गलती करते हैं तो निश्चित रूप से उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बीएसपी अगर साथ आती है तो बीएसपी को एक बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भी धैर्य और विवेक के साथ काम लेना चाहिए कि अगर आपके सामने एक बड़ा शत्रु है, और ऐसा शत्रु है जो साम दाम दंड भेद और सो कॉल्ड चाणक्य नीति में बहुत माहिर है, जो किसी भी कीमत पर सत्ता को सिर्फ मैंने चुनाव को सिर्फ जीतता ही नहीं है, बल्कि हारने के बाद भी सत्ता को हासिल करने का प्रयास करता है। ऐसे में इंडिया अलायंस को किसी भी तरीके से मजबूत रखने की ज़रूरत है, और उसमें अखिलेश यादव को ये सब तल्खियों से दूर रहना होगा, इनसे बचना होगा, और कांग्रेस पार्टी को भी पूरी सदाशयता दिखानी होगी, क्योंकि यही वो प्रदेश है जहाँ से दिल्ली का रास्ता तय होता है। और नरेंद्र मोदी इस बात की ताक में होंगे कि किसी भी तरीके से ये तल्खियाँ बढ़ें और ये गठबंधन टूटे। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन बिखरता है और सपा बसपा कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तब तो निश्चित रूप से बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।